एक बार की बात है। परी देश में कंचन नाम की एक परी रहती थी। कंचन परी की सगाई हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में कंचन परी की शादी होने वाली थी। फिर एक दिन कंचन परी की सास सुलोचना उससे मिलने आती है। कंचन बहू, देख, मैं तेरे लिए एक जादुई साड़ी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खास तरह की जादुई साड़ी है। इसे तू अपनी शादी वाले दिन पहनना। मेरा दावा है, बारात में आए सभी परियों की नजर तुझसे नहीं हटेगी। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। इतनी अच्छी साड़ी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सुलोचना परी वहां से चली जाती है। कंचन परी साड़ी की थैली को खिड़की के पास लटकाकर घर के काम करने लगती है। तभी अचानक एक चिड़िया साड़ी की थैली को अपने पंजे में दबाकर वहां से उड़ जाती है। ये देख कंचन परी चौंक जाती है। अरे नहीं, वो चिड़िया तो मेरी इस साड़ी लेकर चली गई। मुझे फौरन उसे पकड़ना होगा। उसके बाद कंचन परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से हवा में उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी जादुई छड़ी की बैटरी खत्म हो गई है। इस जादुई छड़ी की बैटरी भी अभी खत्म होना था, मैं क्या करूं? देखते ही देखते चिड़िया साड़ी लेकर पृथ्वी पर चली जाती है। तभी रागिनी नाम की एक लड़की सर पर फलों की टोकरी लेकर जा रही थी। चिड़िया साड़ी को रागिनी की टोकरी में गिराकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रागिनी अपने घर पहुंच जाती है। तभी उसकी अपाहिज बहन उससे कहती है, क्या बात है दीदी, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। क्या करूं, सारा दिन घूम घूम कर थक गई थी, लेकिन आज भी थोड़े से ही फल बिके हैं। सच कहूं तो इस जिंदगी में मैं तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। उसके बाद रागिनी फलों की टोकरी को नीचे उतार देती है। तभी टोकरी पर रखी साड़ी देख वो हैरान रह जाती है। अरे, ये साड़ी यहाँ कैसे आ गई? दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। लगता है भगवान जी ने खुश होकर आपको ये साड़ी दी है। मजाक मत कर, मुझे सच में बहुत हैरानी हो रही है कि आखिर इतनी सुंदर साड़ी मेरी टोकरी में कहाँ से आ गई। अब ये सब सोचने से क्या फायदा। मैं तो कहती हूँ आप एक बार साड़ी को पहन कर देखो। इतने सालों से मेरे साथ आपने भी कभी नए कपड़े नहीं पहने। फिर अपनी बहन के कहने पर रागिनी साड़ी पहन लेती है, लेकिन साड़ी को पहनते ही वो हवा में उड़ने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक मैं तो हवा में उड़ने लगी। लगता है ये कोई जादुई साड़ी है। अरे हाँ, तू सही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दीदी, आप इस जादुई साड़ी का इस्तेमाल करके अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं हम। हाँ, तूने ये सही कहा, मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन रागिनी एक चटाई लेकर चौराहे के पास पहुंच जाती है और जोर जोर से लोगों को आवाज देने लगती है, चलो चलो आसमान की सैर करो, बहुत ही कम कीमत में आसमान से खूबसूरत नजारे का लुत्फ लो। रागिनी की बात सुनकर वहाँ एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ आ जाती है। सुनो लड़की, अभी अभी तुमने आसमान की सैर करवाने की बात कही है क्या? क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, कहिए, आपको कहाँ जाना है? मैं अभी आपको हवा में उड़ाकर वहाँ पहुँचा दूंगी। देखो, मेरे बच्चों के स्कूल बस छूट गई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोनों बच्चों को हवा में उड़ाकर फौरन स्कूल पहुँचा दो। इसके बदले मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगी। ठीक है आंटी, मैं अभी आपके बच्चों को स्कूल पहुँचा देती हूँ। उसके बाद रागिनी उन दोनों बच्चों को चटाई पर बैठा लेती है और उस चटाई को उड़ाकर हवा में उड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में उन्हें उनके स्कूल पहुंचा देती है। इस बात से दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। दीदी, हवा में उड़कर बहुत मजा आया। कल से हम रोज आपके जादुई चटाई पर बैठकर स्कूल जाना आना करेंगे। फिर अगले दिन से रागिनी उन दोनों बच्चों को हवा में उड़ाकर स्कूल ले जाने लगती है। दूसरी तरफ ये बात पूरे गांव में फैल जाती है।
धीरे धीरे सभी औरतें अपने बच्चों को रागिनी के साथ स्कूल भेजना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से रागिनी को ढेर सारे पैसे मिलने लगते हैं। इस तरह कुछ ही समय में रागिनी बहुत पैसे कमाकर अमीर बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन रागिनी बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी कि तभी कंचन परी उसे देख लेती है। रागिनी के शरीर पर अपनी जादुई साड़ी देख वो उसे पहचान लेती है। अरे ये तो वही जादुई साड़ी है जो सासू माँ ने मुझे दी थी। लगता है उस चुड़िया ने मेरी साड़ी इस लड़की को दे दी। उसके बाद कंचन परी रागिनी का पीछा करती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है। सुनो लड़की, तुमने जो साड़ी पहन रखी है वो मेरी जादुई साड़ी है। मेरी सासू माँ ने शादी में पहनने के लिए मुझे ये साड़ी दी थी। कई दिनों से ये साड़ी मैं ढूंढ रही हूँ। देखो तुम मुझे मेरी साड़ी वापस कर दो। रागिनी एक ईमानदार लड़की थी, इसीलिए बिना कोई बहस करे वो फौरन कंचन परी को उसकी साड़ी दे देती है। रागिनी की ईमानदारी देख कंचन परी बहुत खुश होती है और बदले में रागिनी को सोने के सिक्कों से भरी थैली देकर वहां से चली जाती है। ढेर सारे सोने के सिक्के मिलने से रागिनी और उसकी बहन को फिर कभी पैसों की कमी नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद कंचन परी की शादी का दिन आ जाता है और वो अपनी जादुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। फिर बड़ी धूमधाम से कंचन परी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। किसी गांव में चंपा नाम की एक लालची औरत रहती थी। चंपा अपने गांव के पास वाली नदी में रोज सुबह मछली पकड़ने जाया करती थी। फिर शाम तक पकड़ी हुई सारी मछलियां बाजार में जाकर बेच देती थी। इस तरह उसकी रोज की दिनचर्या थी। फिर एक दिन चंपा अपने नाव में बैठकर नदी में मछली पकड़ रही थी कि तभी अचानक नदी में तेज तूफान आ जाता है और चंपा की नाव पलट जाती है। चंपा किसी तरह तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसकी नाव के ऊपर बिजली गिरती है और नाव टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये देख चंपा गुस्से से तिलमिला जाती है और नदी को भला बुरा कहने लगती है। सत्यानाश हो इस नदी का, इस मनहूस नदी ने मेरी नाव डुबा दी। भगवान करे हमेशा के लिए इस नदी का पानी सूख जाए। तभी वहाँ जल देवी प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो बेटी और इस तरह नदी को क्यों कोस रही हो? इस नदी ने मुझसे मेरी नाव छीन ली है। अब मैं बिना नाव के मछलियाँ कैसे पकड़ूंगी? इस तरह मुझे इस नदी पर गुस्सा आ रहा है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी परेशानी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर जल देवी वहाँ एक मछली प्रकट कर देती है। ये एक जादुई मछली है। ये मछली तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का देगी। मैं ये मछली तुम्हें दे रही हूँ। अब तुम्हें कभी मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ हाँ देवी जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंपा उस मछली को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाते ही उस मछली के मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर निकल आता है। ये देख चंपा बहुत खुश होती है और फिर उस सोने के सिक्के को बाजार में बेच देती है। अरे वाह, मुझे बिना मेहनत के इतने सारे पैसे मिल गए। वो जल देवी तो बहुत ही बेवकूफ है जो उसने मेरी पुरानी नाव के बदले मुझे ये जादुई मछली दी। अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही पैसों के दम पर मैं अपनी सास को भी अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। उसके बाद से चंपा को जादुई मछली के जरिए रोज एक सोने का सिक्का मिलने लगता है। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिस वजह से चंपा का घमंड बढ़ जाता है और वो अपनी सास पर हुक्म चलाना शुरू कर देती है। चंपा की सास दुनियादारी से परे एक सीधी सादी औरत थी, इसीलिए बिना विरोध के वो चुपचाप चंपा की मनमानी बर्दाश्त करने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर चंपा अपनी सास से नौकरानी की तरह घर का काम करवाती है। फिर एक दिन
मम्मी जी, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दीजिए। चंपा की ये बात सुनकर उसकी सास हिचकिचाने लगती है। बुढ़िया, क्या सोच रही है? चल चुपचाप मेरे पैर दबा, वरना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। और अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी बहू की धमकी सुनकर चंपा की सास घबरा जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। दूसरी तरफ चंपा ने अपने पति को भी इसी तरह काबू में कर रखा था। फिर कुछ ही दिनों में चंपा का लालच और बढ़ जाता है। ये मछली मुझे रोज एक सोने का सिक्का देती है, इस तरह तो मैं ज्यादा अमीर नहीं बन पाऊंगी। मैं आज ही उस बेवकूफ जल देवी के पास जाकर उसे अपने लिए कुछ और मांगती हूँ। उसके बाद चंपा नदी के किनारे पहुंचकर जल देवी को आवाज देने लगती है। चंपा की आवाज सुनकर जल देवी पानी से बाहर निकलकर उसके सामने प्रकट हो जाती है। तुमने मुझे कैसी बेकार मछली दी है? पिछले कुछ दिनों से इस मछली ने सोने का सिक्का देना बंद कर दिया है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम बहुत बुरी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जादुई मछली रोज एक सोने का सिक्का देती है। देखो, तुम एक झूठ बोलने वाली जल देवी हो। चंपा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर जल देवी को बहुत बुरा लगता है। देखो, तुम अब मेरी बुराई मत करो, कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं इसी वक्त तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को सही साबित करने का एक मौका देती हूँ। चलो, मुझे कोई ऐसी चीज दो जिसकी मदद से मैं अपने हर ख्वाहिश आसानी से पूरी कर सकूं और जल्दी भी। जल देवी फौरन एक जादुई छड़ी प्रकट कर देती है। तुम इस जादुई छड़ी से जो भी काम कहोगी ये पलक झपकते ही उसे पूरा कर देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई छड़ी सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों की ही बात सुनती है। ये झूठे और धोखेबाज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतना कहकर जल देवी वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद चंपा उस जादुई छड़ी को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है। सबसे पहले मैं अपने इस पुराने घर के साथ साथ अपने आप को खूबसूरत बनाऊंगी। चलो जादुई छड़ी, मुझे और मेरे घर को खूबसूरत बना दो। चंपा के इतना कहते ही जादुई छड़ी से रोशनी निकलती है और चंपा का घर एक टूटी हुई झोपड़ी में बदल जाता है। इससे पहले कि चंपा कुछ समझ पाती, अगले ही पल चंपा एक बदसूरत काली कलोटी औरत के रूप में बदल जाती है। अरे नहीं, ये क्या गड़बड़ हो गई? मेरे घर के साथ साथ मैं भी बदसूरत बन गई। अपनी इस हालत पर चंपा रोने लगती है। तभी वहां जल देवी प्रकट हो जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना चंपा, ये झूठे और धोखेबाज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। काश तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। इतना कहकर जल देवी चंपा से अपनी जादुई छड़ी छीनकर वहां से चली जाती है। इस तरह लालची चंपा को उसके लालच का फल मिल जाता है। कुछ समय पहले किसी गांव में चांदनी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ विशाखा के साथ रहती थी। विशाखा को शहरी औरतों की तरह सजने संवरने का बहुत शौक था। उसने शहर की कुछ औरतों से दोस्ती भी कर रखी थी और हमेशा उनके साथ यहाँ वहाँ घूमा करती थी। उधर चांदनी के पिताजी शहर में नौकरी करते थे। चांदनी के पिताजी उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ी अफसर बनाना चाहते थे। इसीलिए वो हर महीने चांदनी की पढ़ाई के लिए ढेर सारे पैसे भेजते थे। लेकिन दूसरी तरफ चांदनी की सौतेली माँ विशाखा सारे पैसे अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देती थी। माँ, तुमने कई महीनों से कॉलेज की फीस भरने के लिए मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे आज ही कॉलेज की फीस भरनी है, वरना मेरा नाम काट दिया जाएगा और मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। अरे बस बहुत हो गया, ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तू घर के काम सीख, क्योंकि ससुराल जाने के बाद तेरी पढ़ाई काम की नहीं। इसीलिए आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो, मुझे मेरी पढ़ाई बहुत प्यारी है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती।
और वैसे भी पिताजी हर महीने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं, लेकिन तुम उन पैसों से अपने मेकअप के घटिया सामान खरीद कर लाती हो। चांदनी की ये बात सुनकर विशाखा गुस्से से लाल हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। लगता है तेरे सर से पढ़ाई का भूत उतारने के लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके बाद विशाखा अपनी सैंडल उतारकर चांदनी को मारते हुए घर से बाहर ले जाती है। तभी सड़क से गुजर रहे लोग चांदनी को मार खाते हुए देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। तभी वहाँ चांदनी की कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। अपनी सहेलियों के सामने मार खाते हुए चांदनी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने आप को बचाने के लिए विशाखा के सामने हाथ पैर जोड़ने लगती है। बस करो माँ, मुझे मत मारो। आज से तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। अब बाइना तेरी अक्ल ठिकाने जा, अंदर जाकर घर के काम कर। इस तरह धीरे धीरे चांदनी को डरा धमकाकर विशाखा उस पर पूरी तरह काबू पा लेती है। दूसरी तरफ विशाखा चांदनी से नौकरानी की तरह काम कराने लगती है, साथ ही उसे अच्छा खाना और अच्छे पहनावे के लिए भी तरसाया करती थी। पर एक दिन विशाखा चांदनी को लेकर एक शादी में जाती है। वहाँ मौजूद सभी औरतें चांदनी की खूबसूरती की तारीफ करने लगती हैं और साथ ही विशाखा के चेहरे की बुराई करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे विशाखा, तू चाहे जितनी भी कोशिश करे, लेकिन इस जन्म में तो खूबसूरत नहीं बनने वाली। हाँ तुमने सही कहा, जरा इस चांदनी को देखो, ये तो बिना मेकअप के कितनी खूबसूरत है। इसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है। उन औरतों की बातें सुनकर विशाखा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उन औरतों ने मुझे बदसूरत कहकर मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन अब मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत बनकर दिखाऊंगी। उसके बाद विशाखा एक तांत्रिक से मिलती है। वो तांत्रिक तरह तरह के जादू करने में माहिर था। विशाखा उसे अपने आप को खूबसूरत बनाने की बात कहती है। तांत्रिक विशाखा को एक शमशान में ले जाता है और वहां मौजूद चिता की राख उठाकर उसे एक पोटली में जमा कर लेता है। उसके बाद तांत्रिक उस पोटली पर मंत्र पढ़कर विशाखा को देते हुए कहता है, इस पोटली में मौजूद राख को मैंने जादुई बना दिया है। तुम रोज एक मुट्ठी राख खाना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में तुम्हारा शरीर परियों की तरह खूबसूरत बन जाएगा। तांत्रिक की बात पर यकीन करके विशाखा उसकी दी हुई चिता की राख खाना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही दिनों में विशाखा के शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगते हैं और देखते ही देखते विशाखा एक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो पूरी तरह चुड़ैल बन गई हो माँ। अरे बेटी, उस तांत्रिक के कहने पर मैंने चिता की राख खाई है। लगता है ये सब उसी वजह से हुआ है। अब मेरा क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन तभी अचानक विशाखा हवा में उड़कर जंगल की ओर जाने लगती है। ये देख चांदनी भी उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में विशाखा तांत्रिक की गुफा में पहुंच जाती है। मुझे अपने काले जादू के प्रयोग के लिए एक चुड़ैल की जरूरत थी। आखिरकार मैंने तुझे चुड़ैल बना ही दिया। आज से तो मेरी गुलाम है। अच्छा तो ये बात है। ये बुरा तांत्रिक मेरी माँ को चुड़ैल बनाकर उसका प्रयोग अपने काले जादू में करना चाहता है। मैं अभी इस तांत्रिक को सबक सिखाती हूँ। उसके बाद चांदनी एक बड़ा पत्थर उठाकर तांत्रिक के सर पर मार देती है, जिससे तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ता है। अरे मर गए रे, अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? चल मेरी माँ को पहले की तरह कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। इतना कहकर चांदनी तांत्रिक के छाते पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं अभी तुम्हारी माँ को ठीक कर देता हूँ। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर विशाखा को फिर से पहले की तरह साधारण औरत बनाकर वहाँ से भाग जाता है। इस घटना के बाद से विशाखा का स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है और वो चांदनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। फिर कुछ ही दिनों में विशाखा चांदनी का एडमिशन वापस कॉलेज में करवाकर उसकी पढ़ाई शुरू करवा देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चांदनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।